आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक पे बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। और हर बार की तरह बेताल वही शर्त रखता है कि यदि तुमने जवाब दिया तो मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा। यदि तुम जवाब जानते हो और नहीं बोले तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। बेताल 25 बेताल द्वारा उच्चारित प्रश्न रूपी 25 कथाएं और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य द्वारा दिए गए उनके तर्क संगत उत्तर का बेहद रोचक व ज्ञानवर्धक संकलन है। હવે આપણે છે ને કદાચ સિરિયલ જોઈ લઈએ, પણ આ શબ્દો જે સાંભળવાના અને સમજવાના છે ને એ બહુ મહત્વના છે। સિરિયલ જોવી એ એક, અને શબ્દો સાંભળીને આપણા મગજમાં કલ્પના ચિત્ર ઉભું કરવું એક। હવે સોરી, મારે हिंदी बोलવાનો प्रयत्न करूँ छूं। હવે અહીંયા જે આપેલું છે એ પ્રમાણે વાંચીશ। 2 शब्द। प्राचीन काल से ही हमारे देश में अलौकिक किस्से कहानियों की समाज में महत्ता रही है। यही कारण है कि उनका जनमानस पर भी निरंतर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी प्रभाव भी बना रहा है। इसी वजह से ऐसी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियां आज भी हर वर्ग द्वारा बड़े ही चाव से पढ़ी सुनी जाती है। इसी कथा संग्रह में है ये बेताल 25, जो सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से सहज ही लगाया जा सकता है कि इन कहानियों पर अनेक सीरियल एवं कॉमिक्स आदि बनाए गए हैं, वो भी इतने ही प्रसिद्ध हुए हैं। बेताल 25 के अंतर्गत बेताल के द्वारा उच्चारित प्रश्न रूपी 25 कथाएं जो वह चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को सुनाकर उनके उत्तर पूछा करता था, और वे उनके तर्क संगत उत्तर दिया करते थे। बेताल श्मशान घाट के पर एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। उनकी कहानी सुनते समय शर्त हो थी, और यही विक्रम कुछ भी बोलेगा तो वह वापस उड़कर अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, और यदि जानते बूझते हुए भी उसने उत्तर नहीं दिया तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आखिर बेताल की इस शर्त के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ था? विक्रमादित्य को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि बेताल की क्यों हर बात पर बेताल विक्रम की पकड़ से आजाद हो जाता था, और आखिर क्या चाहता था बेताल? इन सभी रहस्यों पर से बड़ा पर्दा हटाएगी यह बेताल 25, जिसकी कहानियां आज सदियां बीत जाने के बाद भी उतनी ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है कि जिन्हें हर आयु वर्ग का पाठन मनोरंजन हेतु चटकारे ले लेकर पढ़ना चाहता है। प्रकाशक। हवे इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम पहली बात बेताल 25 उसके बारे में पूरा जो वर्णन है वो देखते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय धारा नामक नगरी पर गंधर्व सेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी 4 रानियां थी। 4 रानियों से राजा गंधर्व सेन को 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्व सेन की मृत्यु होने के पश्चात परंपरा अनुसार उनके बड़े पुत्र को धारा नगरी का राजा बनाया गया, किंतु वह राज कार्यों में बिल्कुल ही अयोग्य साबित हुआ। उसकी अयोग्यता के कारण प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राज दरबारी भी राज्य की इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी थे। चारों ओर विद्रोह के
स्वर उठने लगे थे। राज्य में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में गंधर्व सैन में दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मौका पाकर सभी राज दरबारियों ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने धारा नगरी का राजपाट कुशलता से संभाल लिया और अयोग्य राजा को उसकी कारगुजरियों की वजह से मृत्यु दंड दिया। विक्रमादित्य बहुत ही धर्मपरायण, न्यायी और सद्विचारी प्रजापालक राजा था। उसकी इन्हीं योग्यता के कारण उनका यश और प्रताप चारों ओर फैलता गया। विशेषकर सभी मामलों में उनका न्याय बहुत ही सटीक होता था। उसी काल में धारा नगरी में विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कठोर साधना के बल पर देवी को प्रसन्न कर वरदान में अमरत्व का फल प्राप्त कर लिया था। देवी से वह फल प्राप्त कर ब्राह्मण खुशी से फूला ना समाया। देवी से प्राप्त फल को लेकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, देवी माँ ने बेशक कृपा करके हमें यह अमरत्व का फल दिया तो है, लेकिन इस फल के वास्तविक अधिकारी तो हमारे इस नगरी के राजा विक्रमादित्य है। हमें यह अमरत्व का फल उन्हीं को लेकर दे देना चाहिए, ताकि उनका सेवन कर वह अमरता को प्राप्त करे और सदा ही इस तरह न्यायपूर्वक प्रजा का सेवा करते रहे। अपनी पत्नी के विचार सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही अच्छा लगा और उसने राज दरबार में जाकर राजा विक्रमादित्य से भेंट कर ली। सारी बातें बताकर वह फल उन्हें दे दिया। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से वह फल स्वीकार कर ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक वहां से विदा कर दिया। राजा ने ब्राह्मण से वह फल ले तो लिया, परंतु उसकी दृष्टि में स्वयं को अमर करना कोई मायना नहीं रखता था। अतः विक्रमादित्य ने सोच विचार कर अमरत्व का फल अपनी सबसे प्रिय रानी को खाने को दे दिया, ताकि वह अमरत्व को प्राप्त कर सदैव यौवन से भरी रहे। जिस प्रकार ब्राह्मण व राजा ने फल को स्वयं न खाने का मन बनाया था, ठीक उस प्रकार उस रानी ने भी स्वयं वह फल को न खाने का मन बनाया। वह रानी राज दरबार के एक प्रमुख मंत्री के से प्रेम किया करती थी। प्रेमवश रानी ने वह फल उस मंत्री को भेंट कर दिया। उस मंत्री ने भी स्वयं वह फल ना खाकर अपनी एक चहेती वेश्या को दे दिया, लेकिन वेश्या भी उस फल के लालच में न पड़ी और उसने भी अपने नगर के राजा विक्रमादित्य को उस फल को देना योग्य समझा और वह अमरत्व फल जाकर राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया। હવે આખી સ્ટોરી अब आखी स्टोरी समझ में आ रही हो तो देखो, राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को दिया, उसने अपने प्रेमी को दिया, प्रेमी ने वेश्या को दिया, वेश्या से फिर विक्रमादित्य तक आया। राजा विक्रमादित्य पुनः उस फल को पाकर आश्चर्य में भर उठे, परंतु उन्होंने धैर्य से काम लिया। एक बात सीखनी है इसमें से कि हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात, पहले हमने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने बंड किया और अपने ही भाई को दंड दिया, क्योंकि राज्य व्यवस्था एकदम बिखर गई थी। तो राज्य में यदि कोई तकलीफ आती है तो उसके लिए हमें मिलजुल कर सामना करना चाहिए। जैसे अभी हमारी जो राजकीय परिस्थिति है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करें। चाहे प्रजा चाहे तो कर सकती है, उसके लिए एक अच्छा नेता भी होना चाहिए। विक्रमादित्य की तरह ऐसे प्रामाणिक लोग होते हैं तो कर सकते हैं। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।